आज जब ज़्यादातर मस्जिदों और मदरसों को जिहाद और आतंकवाद का अड्डा कहा जाता है और न जाने किन किन नामों से पुकारा जाता है, तो शायद लोग ये भूल जाते हैं कि इन्हीं मदरसों ने समय समय पर ऐसे लोग पैदा किए हैं जिन पर भारत ही नहीं पूरी दुनिया ने नाज किया है। देश की आज़ादी की लड़ाई में भी इन्हीं मदरसों के उलेमा की भूमिका भी अहम रही है। और शायद आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद और मशहूर साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद ने भी मदरसे से ही पहली शिक्षा हासिल की थी। और आज हम एक ऐसे मदरसे की बात आपको बताने जा रहे हैं जिसे भारत का पहला मदरसा कहा जाता है। और सबसे रोचक बात ये कि इसकी नींव रखने वाला कोई मुस्लिम बादशाह, कोई नवाब, कोई शासक नहीं था, बल्कि एक गैर मुसलमान था। कुरान, अरबी, फारसी और इस्लामी कानून पढ़ाने के लिए बना भारत का ये पहला और सबसे बड़ा मदरसा आखिर वजूद में कैसे आया, इसकी नींव किसी इस्लामी विद्वान ने नहीं बल्कि खुद अंग्रेजों के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ने रखी थी। और सबसे दिलचस्प बात ये कि ये मदरसा आज भी मौजूद है, बस अब इसका नाम बदल चुका है। आखिर आज ये किस नाम से जाना जाता है और 250 साल के इस लंबे सफर में इसने कैसे कैसे उतार चढ़ाव देखे, आज की इस वीडियो में हम आपको ये पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से सुनाएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आदाब, मेरा नाम है तारिक और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। बात है साल 1780 की। उस दौर में भारत में अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी अभी अभी अपने पैर जमाने शुरू किए थे। कलकत्ता यानी आज के कोलकाता में कंपनी के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग की हुकूमत चल रही थी। इसी दौरान कलकत्ता के कुछ प्रतिष्ठित और विद्वान मुस्लिम सज्जनों ने हेस्टिंग के सामने एक गुजारिश रखी और कहा कि मुस्लिम परिवारों के बच्चों के लिए एक ऐसे स्कूल बनवाए जाएं जहां उन्हें अरबी, फारसी और इस्लामी कानून की तालीम मिल सके, ताकि आगे चलकर ये बच्चे राजस्व विभाग और न्यायपालिका जैसे सरकारी महकमों में नौकरी के काबिल बन सकें। हेस्टिंग ने यह गुजारिश मान ली और इसी के साथ अक्टूबर 1780 में कलकत्ता में एक मदरसा की नींव पड़ी, जिसे आगे चलकर आलिया मदरसा के नाम से जाना जाने लगा। दिलचस्प बात यह है कि ये ब्रिटिश दौर के भारत में स्थापित होने वाला सबसे पहला शिक्षण संस्थान था। यानी अंग्रेजों ने भारत में जो पहला स्कूल खड़ा किया वह कोई और नहीं बल्कि एक मुस्लिम मदरसा ही था। जरा सोचिए, एक अंग्रेज गवर्नर जनरल जिसका इस्लामी शिक्षा से सीधा कोई नाता नहीं था, उसने मुस्लिम विद्वानों की गुजारिश पर इतना बड़ा फैसला ले लिया। असल में इसके पीछे एक व्यावहारिक सोच भी काम कर रही थी। अंग्रेज चाहते थे कि प्रशासन और न्याय व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए स्थानीय भाषाओं और कानूनों की समझ रखने वाले लोगों को तैयार किया जाए, और मदरसा उनकी इसी जरूरत को पूरा करने का जरिया बना। शुरुआत में मदरसे का पूरा ध्यान अरबी, फारसी, इस्लामी कानून, धर्मशास्त्र और तर्कशास्त्र जैसे पारंपरिक विषयों पर था। लेकिन कमाल की बात यह रही कि सिर्फ एक दशक के भीतर ही इसके पाठ्यक्रम में अंक गणित, ज्यामिति, खगोल शास्त्र और प्राकृतिक विज्ञान जैसे आधुनिक विषय भी जुड़ गए। यानी ये अब सिर्फ एक धार्मिक शिक्षा केंद्र नहीं रह गया बल्कि पारंपरिक और आधुनिक शिक्षा का एक अनोखा संगम बन चुका था। साल 1821 में तो इस मदरसे ने इतिहास ही रच दिया जब यहाँ ब्रिटिश भारत की पहली सार्वजनिक परीक्षा आयोजित हुई, जिसमें कलकत्ता के कई प्रतिष्ठित अधिकारी और गणमान्य लोग मौजूद रहे। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। साल 1826 में इस मदरसे में डॉक्टर पीटर ब्रेटन की अगुवाई में एक मेडिकल क्लास शुरू की गई, और ये भी ब्रिटिश हुकूमत वाले भारत में अपनी तरह का पहला वाकया था। डॉक्टर ब्रेटन को यहाँ तक इजाज़त दी गई थी कि वो मेडिकल पढ़ाई के लिए एक कंकाल तक खरीद सकें और मेडिकल की किताबें जुटा सकें। यहाँ तक कि जॉन टेलर की एक एनाटॉमी की किताब का अरबी में तर्जुमा यानी ट्रांसलेशन भी करवाया गया था। ये मेडिकल क्लास तब तक चलती रही जब तक 1836 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना नहीं हो गई, और उसके बाद मदरसे के छात्रों को वहां जाकर मेडिकल की पढ़ाई करने की इजाज़त मिल गई। ज़रा सोचिए, उस दौर में एक मदरसे का शैक्षणिक स्तर कितना ऊंचा रहा होगा कि वहां के छात्र सीधे मेडिकल कॉलेज तक पहुंच रहे थे। साल 1826 में ही मदरसे में पहली बार अंग्रेज़ी भाषा में पढ़ाई जाने लगी। हालांकि उस वक्त फारसी ही प्रशासन की मुख्य भाषा होने की वजह से अंग्रेज़ी पढ़ने वाले छात्रों की तादाद काफ़ी कम थी, लेकिन धीरे धीरे इसकी अहमियत बढ़ती गई और 1854 में एक कमेटी की सिफारिश पर एंग्लो पर्शियन विभाग की शुरुआत हुई, जो सीधे मदरसे के प्रधानाध्यापक की निगरानी में चलता था। अब आती है इतिहास की एक कठिन और नाजुक घड़ी। साल 1857 में जब भारत में एक बड़ा विद्रोह हुआ
और उसके बाद अंग्रेज हुक्मरानों का रवैया मुसलमानों के प्रति शक भरा हो गया, यहाँ तक कि इस मदरसे को बंद करने तक के प्रस्ताव आने लगे। लेकिन 1860 में ब्रिटिश सरकार ने इस मदरसे को बंद करने का प्रस्ताव खारिज कर दिया और इसके बजाय इसके प्रबंधन को बेहतर बनाने की सिफारिश की, यानी मदरसा बंद होने से बाल बाल बच गया। इसके बाद कई कमेटियां और आयोगों के जरिए इसमें लगातार सुधार होते रहे। नवाब अब्दुल लतीफ और जस्टिस सैयद अमीर अली जैसे विद्वानों ने इसमें अहम भूमिका निभाई। साल 1947 में जब भारत ने बंटवारे का दंश झेला तो इस संस्थान के सामने भी एक बड़ा संकट खड़ा हो गया। विभाजन परिषद के फैसले के मुताबिक मदरसे की सारी किताबें, पांडुलिपियां, संपत्ति और संसाधन ढाका मदरसे को स्थानांतरित कर दिया गया। लेकिन आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पहल पर एक बार फिर कलकत्ता मदरसे का ढांचा खड़ा किया गया और यहाँ पढ़ाई फिर से शुरू हुई। ये अपने आप में इस बात की मिसाल है कि कैसे इस मदरसे को हर बार गिरकर भी दोबारा खड़ा होना पड़ा। और फिर आती है इस कहानी की सबसे बड़ी कड़ी। साल 2001 में पश्चिम बंगाल और बिहार के तत्कालीन राज्यपाल और जाने माने शिक्षाविद डॉक्टर AR किदवई के मार्गदर्शन में एक मदरसा शिक्षा समिति बनाई गई, जिसमें 2002 में इस मदरसे के विकास के लिए कई अहम सिफारिशें पेश की गईं। आखिरकार 200 साल से भी ज़्यादा पुराने इस ऐतिहासिक संस्थान को साल 2007 में विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया और इसका नाम रखा गया आलिया यूनिवर्सिटी। ये पश्चिम बंगाल सरकार के अल्पसंख्यक मामले और मदरसा शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाला एक राजकीय विश्वविद्यालय है। शुरुआत में इसकी क्लासें सॉल्ट लेक सिटी की किराए की इमारतों में चला करती थीं, लेकिन 2011 में तत्काल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने न्यू टाउन में 20 एकड़ ज़मीन आवंटित की और वहां नए कैंपस की नींव रखी गई। साल 2014 में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के मौके पर उन्होंने इस नई इमारत का उद्घाटन किया और साल 2015 से यहां पूरी तरह पढ़ाई शुरू हो गई। आज आलिया यूनिवर्सिटी सिर्फ इस्लामिक थियोलॉजी और अरबी तक सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ अंग्रेजी, बंगाली, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र से लेकर फिजिक्स, केमिस्ट्री, गणित, कंप्यूटर साइंस, सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट और जर्नलिज्म जैसे आधुनिक विषय पर भी पढ़ाए जाते हैं। यानी 250 साल पहले जिस परंपरा की शुरुआत हुई थी कि पारंपरिक इस्लामी शिक्षा के साथ साथ आधुनिक विज्ञान भी पढ़ाया जाए, वह परंपरा आज भी कायम है, बस अब इसका दायरा इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट जैसे आधुनिक क्षेत्रों तक फैल चुका है। तो अगली बार जब भी आप आलिया यूनिवर्सिटी का नाम सुने तो याद रखिएगा कि इसकी नींव किसी मुस्लिम शासक या नवाब ने नहीं, बल्कि एक अंग्रेज गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ने रखी थी और यह ब्रिटिश हुकूमत के दौर वाले भारत का सबसे पहला शिक्षण संस्थान होने का गौरव भी रखता है। 250 साल के इस सफ़र में यह संस्थान कई उतार चढ़ाव से गुजरा, कभी बंद होने के कगार पर पहुंचा, कभी विभाजन की मार झेली, लेकिन हर बार ये नए सिरे से खड़ा हुआ और आज एक आधुनिक विश्वविद्यालय के रूप में हजारों छात्रों को शिक्षा दे रहा है। और शायद यही वजह है कि जब भी मदरसों पर उंगलियां उठती हैं तो ऐसी कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि इनका असली इतिहास कहीं ज़्यादा बड़ा और गौरवशाली है। आपको ये ऐतिहासिक कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। अगर आपने अब तक हमारा चैनल द हिंदी टॉप सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर फॉलो करना ना भूलें।